हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज कुंज व्यास एंड स्टडी इन 9th ग्रेड। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बेसिक से चैप्टर को डिस्कस करने वाला टॉपिक है आज का, जो कि चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, जो कि काफी छोटा सा काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिकॉज यहाँ पर काफी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिकॉज हम इसको रियल लाइफ से हम इसको रिलेट कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो ये जो पूरा चैप्टर मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ये मैं कोशिश करूंगा गिनती के 7 या 8 लेक्चर्स में मैं इस चैप्टर को पूरी तरह फिनिश कर पाऊं, और फिर हम इसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ मास को एक अच्छा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, और उसको अच्छी तरह उसके कुछ क्वेश्चंस अगर हो पाए तो आज डिस्कस करेंगे, वरना अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जेईई मेंस या एडवांस के क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सेंटर ऑफ मास को हम सीओएम बोल देते हैं, सीओएम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को हम सीओएम बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो ये जो सीओएम है, ये असल में है क्या क्या ये पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है कि द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि मेरे पास एग्जांपल के रूप में अगर मेरे पास ये एक स्केल है ऑफ ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर का, और मैं 15 सेंटीमीटर के अराउंड में अगर इसको पकड़ूं तो बैलेंस आउट हो रहा है, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, बिकॉज इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता है। पर यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लाई कर रहा है, पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी यहाँ क्यों लाई कर रहा है? असल में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं जब तक डिस्टेंस बहुत छोटा हो। बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल में होता क्या है, होता है अ पॉइंट वेयर द अबाउट विच द टॉर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स जीरो। यानी कि नेट टॉर्क, यानी कि दोनों साइड टॉर्क लगा हुआ, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और बैलेंस हो जाएगी बॉडी। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस तो ओनली सेंटर ऑफ मास को करेंगे, पर मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी बता दिया है। सेंटर ऑफ मास, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि अभी हम पढ़ेंगे बॉडीज को बैलेंस करना, कोई सिस्टम है उसको बैलेंस करना। जैसे स्केल की एग्जांपल ली मैंने, अब ये यहाँ बैलेंस हो रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर इसके एक और मास चिपका दूं तो ये यहाँ में बैलेंस नहीं होगा, इसको डिस्टेंस और शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में मेनली इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज कंसंट्रेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई डिस्क है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, अगर मैं किससे भी पूछूं ये बैलेंस आउट कैसे होगी, तो कोई भी इंसान बोलेगा, चाहे उसने फिजिक्स पढ़ी हुई ना पढ़ी हुई, वो भी बोलेगा सेंटर के अबाउट बैलेंस हो जाएगी रिंग। ये रिंग, सॉरी नॉट रिंग, ये डिस्क सेंटर के अबाउट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर पीस दूं कार्डबोर्ड, ये भी सेंटर के अबाउट, ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉमन से क्वेश्चन तो हमारे को आएंगे नहीं जेईई या नीट में, तो हम आगे टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। पर अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के इनसाइड भी लाई कर सकता है और आउटसाइड भी, यानी कि ये इनसाइड है बॉडी के, मेरे पास कोई डिस्क है उसके इनसाइड लाई कर रहा है। पर अगर मेरे पास कोई रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास अब कहां पर होगा? इसका भी ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होगा यहाँ पर, जो कि पॉइंट बॉडी के बाहर लाई कर रहे हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो बॉडी इनसाइड भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जैसे नॉट प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये हमें मदद करेगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि हमारे कॉमन सेंस के रूप में भी हमारे पास है। जैसा कि मैं बोलूं, अगर ह्यूमन ब्रेन जो है वो नेचुरली इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमारे ब्रेन में नेचुरली कैलकुलेशंस हो जाती है। अगर मैं किसी को बोलूं कि इसको बैलेंस करे, तो नेचुरली चाहे उस इंसान ने फिजिक्स पढ़ी हुई या ना पढ़ी हुई, वो फिर भी इसको बैलेंस करेगा। पर अगर मैं बोलूं इसको ऐसे लगाकर बैलेंस करना है, तो नेचुरली इसका ब्रेन कैलकुलेशन करके बोलेगा अप्रोक्सीमेटली कि ये यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो ब्रेन नेचुरली इतनी कैलकुलेशन कर लेता है। तो यानी कि एक लॉजिकल हमारे पास, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। अगर मैं एग्जांपल डंबल्स जो कि जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं वो यूज करते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास डंबल है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो डंबल्स होते हैं इनका जो यहाँ वाले मास से क्या होता है, इक्वल, ठीक है। यहाँ वाला मास इस तरह मास से इक्वल होता है। तो अब अगर मैं पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो कोई भी बता देगा यस
इसके सेंटर पे अगर इसकी लेंथ L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, L/2 पे, ठीक है। तो पर अगर मैं बोल दूं ये वाला मास तो ज्यादा है, अब कहाँ लाई करेगा, ये वाला मास इससे कई गुना ज्यादा है, अब कहाँ पर लाई करेगा, क्या यहीं पर लाई करेगा, पर नहीं, अब यहाँ पर लाई नहीं करेगा, अब थोड़ा इसके हैवी वाली साइड को शिफ्ट हो जाएगा, नॉट L/2 थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड को, हैवी वेट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने अभी सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें कि जो एक डंबल है उसकी एक साइड को काफी ज्यादा वेट है और एक साइड को काफी कम, पर कोई भी बॉडी बिल्डर उसको उठा नहीं पा रहा। पर उसको कैसे उठाया जा गया था कि जब उसके हैवी वेट वाली साइड जहां उसका हैवी मास है उस साइड को जब उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश की तो वो एकदम बैलेंस आउट हो गया और उसको आराम से उठा लिया गया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे को इन रियल लाइफ में हमारे को देखने को मिल जाता है। तो यानी कि इससे हमें क्या पता चला, हमारे को इससे पता चला कि सेंटर ऑफ मास हैवी साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं इसका मास 2m था, इसका m था, तो फिर भी कोई कैलकुलेशन करके बता देगा इसका मास कुछ यहाँ कुछ इस पॉइंट पे लाई करेगा, कैलकुलेशन करके बेसिक मैथ्स यूज करके बता देगा कोई भी, या कोई कॉमन सेंस से बता देगा। पर अगर मैं बोलूं यहाँ पर जो एक मास है ये है कुछ m1 और यहाँ पर जो मास है ये है m2, अब इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। तो कोई भी बोलेगा ये तो गलत बात है बिकॉज हमारे पास मास ही नहीं, हम कैसे बता दें। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जहां हमारे को मास फिक्स नहीं है, हमारे को किसी सिस्टम का हमारे को सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं आपको भी एक नई क्वांटिटी, बिल्कुल एक न्यू क्वांटिटी से मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि इन रियलिटी क्वांटिटी नहीं है। व्हाट? यस। तो असल में ये जो क्वांटिटी है ये असल में क्वांटिटी ही नहीं है, ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसको भी हमने सेंटर ऑफ मास के को समझाने के लिए हमने एक एज अ टूल यूज किया है जिसका भी नाम है मास मोमेंट। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, जो मास मोमेंट है ये किसी भी पॉइंट के ओर निकाला जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, ये ओनली सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो m इंटू आर वेक्टर ये मास मोमेंट है, और हम इसको यूज कैसे करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो इट्स ए टूल, हम इसको एज ए टूल यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। अब यहाँ पे डेफिनेशन आती है जो कि फिजिक्स के हिसाब से काफी अच्छी डेफिनेशन है, जो कि सेंटर ऑफ मास की इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, और वो है मास मोमेंट इज अ पॉइंट, सॉरी सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच द मास मोमेंट इज जीरो। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है अबाउट विच द टोटल नेट मास मोमेंट इज जीरो। नेट मैंने क्यों बोला, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड और डायरेक्शन के हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि नेट मास मोमेंट अबाउट नेट द सम ऑफ या फिर नेट मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो। अभी हम इसके एक एग्जांपल देखेंगे और एक जनरल रिजल्ट अभी मैं निकालूंगा जो कि हम काफी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब मैंने बोला यहाँ पे मेरा पॉइंट मास है, अभी हम जितने भी मासेस होंगे मैं लूंगा इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में वो पॉइंट मास होंगे। वाई? बिकॉज पॉइंट मास मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे अगर मेरे को इसकी डायमेंशन दे दी जाए तो उसका अपने एक सेंटर ऑफ मास होगा। पर इस तरह के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम आने वाले 3-4 लेक्चर्स में ऐसे क्वेश्चन को भी हम सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे और इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर मैं बोलिए मास m1 है, ये है हमारा m2, ओके, इनके बीच का डिस्टेंस हमारे को दे दिया है l, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। अब हमारा ना मास हमारे को प्रॉपर हमारे को न्यूमेरिक वैल्यू में दिया हुआ है, ना हमारे को l हमारे को न्यूमेरिक वैल्यू में दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं अभी एक जनरलाइज्ड रिजल्ट निकालने जा रहा हूँ, जो कि हम इस तरह के क्वेश्चन को हम गिनती के कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व इन सेकंड्स। तो देखते हैं वो कैसे आएगा। तो मैंने बोला लेट यहाँ पर मास सेंटर ऑफ मास को लेट कर देते हैं, यहाँ पर है COM, लेट सेंटर ऑफ मास बी हियर। मैंने बोला यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है एट डिस्टेंस x फ्रॉम m1 से डिस्टेंस x। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, अब ये वाली लेंथ हो जाएगी l माइनस x। अब मैंने बोला कि दिस मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, टोटल सम ऑफ मास मोमेंट इज जीरो। तो हमने बोला चलो ठीक है हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पर अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो
सबसे मास मोमेंट m इंटू आर वेक्टर। मैंने बोला इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में जब हम नेगेटिव मानेंगे, मास मोमेंट अबाउट हमारे सेंटर ऑफ मास निकालना है दोनों का। सबसे m1 का इधर को जा रहा है, मैंने बोला इधर को नेगेटिव, तो माइनस m1 x1 माइनस m1 x1 प्लस, अब इधर को पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन होगी ये सब में, प्लस m2 l माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, हम इसको आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं इस साइड, ये जो इस वाली साइड को मैं उधर ले जाऊंगा। ठीक है, अब मैं इस साइड को इधर ले जाऊंगा। यस, सो यहाँ पर x1 नहीं था, यहाँ पर ओनली x है, बिकॉज मेरे को जनरल रिजल्ट निकालना है। तो इस साइड को मैं ले गया, तो बन जाएगा m2 l माइनस m2 x इज इक्वल्स टू m1 x। ठीक है, अब मैंने बोला m2 x को भी हम उधर ले जाते हैं, ये प्लस में आ जाएगा। तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पर x x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो मेरे को मिलेगा m2l इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और x हमारे पास यहाँ पर आ गया कॉमन, x हमारे पास कॉमन आ गया। अब मैंने बोला इसको इधर ले जाते हैं, जब हम इसको इधर लेकर गए यहाँ पर, तो हमारे x की वैल्यू आ गई, यानी कि XCOM सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो क्या आई, तो वो आ गई यहाँ पे m2l बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई जो कि x है। ठीक है, XCOM। तो हम इसको एक जनरल रिजल्ट यूज कर सकते हैं। यस, हम इसको जनरल रिजल्ट एज एन जनरल रिजल्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, पर कैसे करना है इसकी हम अभी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने देख लिया XCOM आ जाएगा, अगर हमने यहाँ पे m2 की वैल्यू डाली, l की, इन दोनों को प्लस कर दिया। इसको भाई याद कैसे करें, तो इसको याद करने का काफी आसान तरीका है। जोन से मास के अबाउट मैंने यहाँ पे m1 के अबाउट मैं निकाल रहा हूँ, m1 से x डिस्टेंस दूर मैंने सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जिस मास के अबाउट निकालना है, सो ऑपोजिट मास का, उससे ऑपोजिट जो बॉडी उसका मास हमने ले लिया m2, हमने पहले उसको लिखना है l से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये काफी अच्छा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, जिसको कि हम एज एन जनरलाइज्ड रिजल्ट भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक एनालिसिस करते हैं। अगर मैंने बोल दिया, अब मेरे को प्रूफ भी तो करना है, अब मेरे को प्रूफ भी तो करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। अब यहाँ पर बोल देते हैं कि m है, यहाँ पर बोल दिया कि m है, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस बॉडी नहीं, यहाँ पर पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट मासेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस l है। अब इनका सेंटर ऑफ मास हमारे को निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले को हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है, देखते हैं। तो XCOM हमारे को निकालना है, किस पॉइंट, किस मास के अबाउट निकालें। चलो इस मास के अबाउट निकालते हैं, इस वाले मास के अबाउट। ठीक है, मैंने बोल दिया कि m1 है, m2 है, और m1 इक्वल्स टू m2, m1 इक्वल्स टू m2 है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो मैंने बोला m2 के अबाउट निकाल लेते हैं, बिकॉज m1 के अबाउट तो हमने पहले भी अभी निकाल के हटे हैं, तो एक बार देखा जाए कि दूसरी साइड भी चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये आ जाएगा m1 इंटू l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 इक्वल्स टू m2, तो यहाँ पर 2m1 ले लो, या फिर इक्वल्स टू m ले लेते हैं। ठीक है, तो या फिर नहीं देते हैं, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास आ जाएगा m, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा m1l बाय, तो मैंने इसको m1 बोल दिया, या फिर इसको हम m2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2m1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका सेंटर में आ जाएगा l/2 पर। वाओ, ये एक सही फॉर्मूला है, बिकॉज अगर मैं वैसे ही बोलता कि दोनों मास सेम है तो हम बोल देते l/2 पर है, पर यहाँ से भी वही आया l/2। तो यानी कि एक जनरलाइज्ड रिजल्ट है, और हम इसको यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशंस में। तो अब मैं आपके साथ एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि पूरी सेंटर ऑफ मास का एक, पूरे सेंटर ऑफ मास के डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का एक मेजरली मेन फॉर्मूला है, मेन इक्वेशन जो हम अभी यूज करेंगे आगे आने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अभी मैं उसी इक्वेशन को, उसी फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे हम अभी, और देखेंगे वो कैसे आती है, इसका पीछे कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। तो ये तो था अगर मेरे पास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम अगर दो हैं, ठीक है, ये 2 के लिए था ओनली। पर अगर मेरे पास एक से भी ज्यादा है, अगर मेरे पास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम्स है, बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, और वो एक से भी ज्यादा है, यानी कि n
n पार्टिकल्स है मेरे पास ऑफ मास m1 m2 m3 m4 so on to mn, उसका हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैं बोल देता हूँ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने बोल दिया x, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर y ले लेते हैं बिकॉज फॉर इजी कैलकुलेशन, यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब हमने देखा कि यहाँ पर m1 है, यहाँ m2 है, यहाँ पर m3 है, ठीक है। अब हमारे को इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास। वाओ, ये तो काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा अगर हम इसको बिना किसी कॉन्सेप्ट, बिना इस कॉन्सेप्ट को पढ़े अगर हम पेपर में चल जाएं, या फिर वैसे हमारे को कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। अब इसका सेंटर ऑफ मास में लेट कर लो, लेट इट्स सेंटर ऑफ मास बी हियर। मैंने बोला यहाँ पे इसका मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है जिसका कोऑर्डिनेट है, मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेट मान लो। अब यहाँ कोऑर्डिनेट का क्या मतलब, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका। मैं बोल दिया कि जो पोजीशन है इसकी है x2/2, इसकी क्या है x1/1। हमारे को इसकी लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम एक दो से अपने काम चला लेंगे, हमारे को एक बार बस इसका कॉन्सेप्ट ही जानना है। इसका है पोजीशन xCOM या फिर yCOM, इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास की। अब ये मैंने बोल दिया सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हम सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट। पर अभी मैं इसको एक्स एक्सिस में ज्यादा अच्छा रहेगा, पर एक्स एक्सिस में तो अभी ज्यादा अच्छा क्यों रहेगा, वो इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज इजी कैलकुलेशन। अभी अगर हम इसका रेजोल्यूशन करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने बोल दिया इसको हम सीधा बोल देते हैं xCOM, या फिर इसको और इसको भी x2 at x2 है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसको मैं बोल दिया x, ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, ये xCOM है, और ये है x1 डिस्टेंस, ये है x2 डिस्टेंस। पर अभी हम एक ही हम निकाल लेंगे, उससे हम सभी का रिजल्ट सेम ही आएगा। अब m1 के लिए अब मेरे को मास मोमेंट सभी का 0 होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का और इसका मास मोमेंट जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसको हम कैसे निकालेंगे, इसका अगर हम देखें वेक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा ट्रायंगल को मैं अच्छी तरह ऑब्जर्व करूं, इसको मैं अच्छी तरह ऑब्जर्व करूं तो ये आएगा x1 माइनस xCOM, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी, ठीक है। लिख देते हैं इसको। तो मास मोमेंट फॉर मास मोमेंट ऑफ m1 अबाउट COM, इसको मैं बोल दिया m1 इंटू x1 माइनस xCOM, ठीक है, ये मैंने उसको बोल दिया। अब फॉर m2 के लिए अब या फिर मैं वैसे रहने देता हूँ, मेरे को कम से कम स्पेस चाहिए। सो m2 के लिए मैं बोल दिया m2 x1 माइनस xCOM, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैंने बोला यहाँ पर इसका टोटल जो है सम, वो हमारे को हम सभी को कंसेप्ट पता है मास मोमेंट का, जिनको प्लस कर दो 0 होना चाहिए। तो अब देखते हैं इनको प्लस करके हमारे पास क्या आता है। अब मैं इसको प्लस करने जा रहा हूँ और इसको प्लस 0 करूंगा। वैसे तो हम इसको nth पार्टिकल तक लेके जा सकते हैं, बट फॉर इजी कैलकुलेशन मैंने 2 मासेस दिए हैं बस। सो यहाँ पर x2 आना है बिकॉज इसका मैंने कोऑर्डिनेट x2 ले देते हैं। अब इससे जो यहाँ पर डिस्टेंस है ये आ जाएगा x2 माइनस xCOM बाय वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अब m1 प्लस m1 इंटू x ब्रैकेट अगर मैं बोलूँ m1 x1 माइनस m1 xCOM प्लस अब प्लस m2 x2 माइनस m2 xCOM। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, वो इक्वल्स हो जाएगी 0 के, जो कि काफी बड़ी सी इक्वेशन है। तभी ना मैंने 2 बस ओनली टर्म्स किए, वरना वैसे तो हम nth टर्म्स भी ले सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम कॉमन वगैरह लेंगे और इसकी कटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो m1 वगैरह से
यस। तो अभी अगर मैं यहाँ ध्यान से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, हमारे को एक्स यू एम हमारे को चाहिए, तो एक्स यू एम को मैंने ले लिया कॉमन, एक्स यू एम को मैंने ले लिया कॉमन, तो ये भी माइनस का है वो भी माइनस का है, तो मैं इसको उन दोनों को उस साइड ले गया, तो ये क्या बनेगा m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल्स टू, इधर ले गया पॉजिटिव, इसको मैं उधर ले गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, x यू मैंने ले लिया कॉमन, x यू कॉमन ले लिया यहाँ पर m1 प्लस m2। अब x यू की वैल्यू सिंपली हम निकाल लेंगे, x यू की वैल्यू आ जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये थी पूरी डेरिवेशन ये एक्स यू एम निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम एक से ज्यादा पार्टिकल्स को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर फिर से दो हैं, तो यहाँ पर सो ऑन टू हमें n पार्टिकल्स nth पार्टिकल तक लेके जा सकते हैं, यानी कि प्लस सो ऑन टू mn xn एंड प्लस सो ऑन टू mn, ये ऐसा एक फॉर्मूला है। और ये तो x डायरेक्शन के लिए ओनली x u m के लिए, तो इसको अगर हम यहाँ पर y डाल देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो मैंने आपको अभी डेरिवेशन भी इसकी करके दिखाई है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी डेरिवेशन थी, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन काफी लंबी थी, और अभी तो मैं बस दो टर्म्स यहाँ पर ली है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ जो कि यहाँ पर यूज होगा। असल में इसी फॉर्मूला को मैं एक अच्छे ढंग से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी ऑफ अदर वर्ड्स। तो एक्स यू एम कितना होगा, तो वाई सी यू एम कितना होगा, जेड सी यू एम कितना होगा, एक्स यू एम की वैल्यू हो जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन टू mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन टू mn। तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर y में यहाँ पे x के लिए हम y डाल देंगे, तो मैं इसको सिंपली मैं ऐसे लिख देता हूँ, समेशन ऑफ mi यहाँ पर वन से ले जाते हैं इसको, समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, तो ये आ जाएगा y का। असल में दोनों सेम ही चीज है अगर हम मैथमेटिकली देखें। और जेड सी एम का मैं क्या लिख देता हूँ, सीधा ये लिख देता हूँ, बिकॉज ये कम विड्थ लेगा, यहाँ पर y आ जाएगा y2 प्लस सो ऑन टू mn y सॉरी mn zn, यहाँ पर z, यहाँ पर भी z डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन टू mn। तो ये थे वो तीन फॉर्मूले जिनको कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि तीनों सेम ही है पर अलग अलग एक्सिस के लिए। तो इस वीडियो में मैंने ओनली क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर मैंने ओनली क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन तो बल्कि एक भी डिस्कस नहीं किया, मैंने यहाँ पर ओनली कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, द प्योर कॉन्सेप्ट। पर अगली वीडियो में अभी हम इसी को रिलेटेड, जो कि इसके रिलेटेड समय ध्यान से अगर हम देखें काफी अच्छे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, बल्कि नॉट ओनली को पॉइंट मास, हम इन्हीं फॉर्मूलास को थोड़ा और मॉडिफाई करें, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसको भी हमारे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो हम इन्हीं कुछ फॉर्मूला, इन गिने चुने 2-3 फॉर्मूलास को यूज करके हम आराम से इजीली अगर हम बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे, जिनमें कि उनकी लेंथ और विड्थ भी दी होगी, एरिया दिया होगा, इवन वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। पर जब कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम होगा तो हम कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, जो कि हम थर्ड लेक्चर से शुरू कर देंगे, पर कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो ये था मेरा आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।